जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्फेयर। हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में इतिहास सेक्शन को शुरुआत किए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा महाजनपद काल। महाजनपद काल में टोटल कितना 16 महाजनपद थे। महाजनपद काल में टोटल 16 महाजनपद थे। हम लोग देखते हैं महाजनपद काल का कार्यकाल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। महाजनपद काल का कालखंड या समय जो है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला था। तो शुरू करते हैं हम लोग महाजनपद काल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में दिया है महाजनपद और सूची 2 में राजधानी। टोटल महाजनपद कितना थे? तो 16। टोटल 16 महाजनपद थे। इसमें क्या है तो दिया है सबसे पहला गांधार। गांधार का राजधानी कहाँ था? गांधार का राजधानी था तक्षशिला। गांधार का राजधानी था तक्षशिला। सूरसेन का राजधानी मथुरा। सूरसेन का राजधानी था मथुरा। सूरसेन का राजधानी मथुरा। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल का राजधानी श्रावस्ती था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कूनिक कहा जाता था? तो मगध पे सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किया था कौन? हर्यक वंश। मगध पे शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के किस शासक को कूनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के शासक थे कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहा गया है? कूनिक। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कूनिक कहा गया है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कूनिक कहा गया है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को क्या कहा गया है? कूनिक। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था कौन? उदयन। उदयन जो हर्यक वंश का ही शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक थे कौन? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था कौन? उदयन। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। कहाँ? गंगा और सोन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था, गंगा और सोन नदी के संगम पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया? टोटल बौद्ध संहिता की बात करते हैं तो टोटल बौद्ध संहिता कितना हुआ था? 4। टोटल बौद्ध संहिता हुआ था 4, जिसमें पहला बौद्ध संहिता हुआ था राजगीर में। पहला बौद्ध संहिता राजगीर या राजगिरी, उसी को गिरिब्रज भी कहा गया है। पहला बौद्ध संहिता राजगिरी में हुआ था और दूसरा बौद्ध संहिता हुआ था कहाँ? तो दूसरा बौद्ध संहिता हुआ वैशाली में। दूसरा में बौद्ध संहिता हुआ था वैशाली में। वैशाली में उस समय शासक था कालाशोक। वैशाली में शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक को ही काक वर्ण कहा गया है। दूसरा बौद्ध संहिता के समय वैशाली का शासक कौन था? तो कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। और पूछता है कि कालाशोक किस वंश का शासक था? तो कालाशोक था शिशुनाग वंश का शासक। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। तो क्लियर हो गया, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में दूसरा बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा गया है। अगला 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था। सिकंदर महान का मृत्यु हुआ था कब? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? बेबीलोन में। सिकंदर महान का मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व में। कहाँ? बेबीलोन में। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में और सिकंदर का मृत्यु हो गया 323 ईसा पूर्व में। कहाँ? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस, जिसे पुरु कहा जाता है, तो सिकंदर महान और पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? तो सिकंदर और पोरस के बीच जब युद्ध हुआ था तो वो किस नदी के तट पे हुआ था? झेलम नदी के तट पे। झेलम नदी के तट पे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ है। झेलम नदी के तट पे किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ है। किस प्रकार के मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण
के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो भारत में जब दूसरा नगरीकरण हुआ तो उसमें उसका प्रतीक माना जाता है कौन सा मृदभान? वह मृदभान है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो है ये द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है। भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऑप्शन ए में क्या है? गेरू रंग वाला मृदभान। तो गेरू रंग वाला मृदभान किस काल में था? गेरू रंग वाला मृदभान था ऋग वैदिक काल में। गेरू रंग वाला मृदभान था किस काल में? ऋग वैदिक काल में। और चित्रित धूसर मृदभान था उत्तर वैदिक काल में। गेरू रंग वाला मृदभान ऋग वैदिक काल का और चित्रित धूसर मृदभान हो गया उत्तर वैदिक काल का। और उत्तरी काला पॉलिशकृत बर्तन था इसके, तो भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन हमारा है पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को कहा गया है क्या? भोजक। भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन पूछा जाता है किस नदी के तट पे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे है। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे था। अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का स्थापना किया था महापद्मनंद। नंद वंश का स्थापना किया था कौन? महापद्मनंद। और नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। नंद वंश का स्थापना किया था महापद्मनंद और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम शासक घनानंद। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? तो ग्रीक यूनानी लेखक जो थे वह अग्रमीज कहा है किसे? घनानंद को। घनानंद को ग्रीक यूनानी लेखक क्या कहा? अग्रमीज या जेंड्रमीज। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा घनानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज याद रखिएगा। यूनानी लेखक अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा है? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया था कौन? ईरानियों ने। और दूसरा विदेशी आक्रमण किया था कौन? यूनानियों ने। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया था कौन? ईरानी। और दूसरा किया था कौन? यूनानी ने। पहला ईरानी ने और दूसरा यूनानी ने। अगला है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा? तो दूसरा विदेशी आक्रमण किया था कौन? यूनानी ने। और यूनानी जो था यही पहला यूरोपीय आक्रमणकारी भी था। प्राचीन भारत का पूछेगा पहला विदेशी आक्रमण ईरानी ने, दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी ने और यूनानी जो थे यही पहला यूरोपीय आक्रमणकारी भी थे। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो ईरान के हखमनी वंश के शासक थे कौन? डेरियस। ईरान के हखमनी वंश के शासक थे डेरियस, जिसे दाइबाहु प्रथम भी कहा गया। ईरान के हखमनी वंश के शासक थे डेरियस या दाइबाहु प्रथम। उसने भारतीय भारतीय भूभाग को जीता और भारतीय भूभाग जिसको जीता था उसे फारस का 20वां प्रांत बनाया। ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस या दाइबाहु प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतकर उसे फारस का 20वां प्रांत बनाया। ईरान के अखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का 20वां प्रांत बनाया। अगला हाइडे स्पीस या वितास्ता। वितास्ता जो है प्राचीन वैदिक का नदी नाम है, जिसका वितास्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। वितास्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। तो वितास्ता हाइडे स्पीस या वितास्ता का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसे हाइडे स्पीज या वितास्ता का युद्ध कहा जाता है। वो हाइडे स्पीज या वितास्ता का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ है हाइडे स्पीज या वितास्ता का युद्ध किस नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे वितास्ता या हाइडे स्पीज सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। कब? 326 ईसा पूर्व में। और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का मृत्यु हो गया था। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का क्या हो गया? मृत्यु। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का हो गया था मृत्यु। अगला क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। जैसे शासक दिया है और वंश, कौन से शासक किस वंश के थे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बिंबिसार। बिंबिसार जो है वह हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के संस्थापक। बिंबिसार का ही पुत्र हुआ कौन? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का पुत्र था कौन? अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अगला है कालाशोक। कालाशोक थे कौन? शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद शासक बना था कौन? कालाशोक। कालाशोक के समय में ही दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ? तो वैशाली में हुआ था। कालाशोक को काक वर्ण भी कहा गया है। अगला है महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। महापद्मनंद किस वंश के थे? नंद वंश के संस्थापक थे, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। अगला है बिंदुसार। बिंदुसार किस वंश के थे? मौर्य वंश के। बिंदुसार थे मौर्य वंश के। मौर्य वंश के थे। बिंदुसार किस वंश के थे? मौर्य वंश के। क्लियर हो गया। बिंबिसार हर्यक वंश के, कालाशोक शिशुनाग वंश के, महापद्मनंद नंद वंश के, और बिंदुसार हो जाएगा मौर्य वंश के। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अगला सूची 1 में क्या? महाजनपद। 4 महाजनपद दिया है, और सूची 2 में है आधुनिक क्षेत्र। जो महाजनपद जो थे आधुनिक अभी वर्तमान समय में कौन सा क्षेत्र पहले महाजनपद था? तो पहला है मगध। मगध जो था महाजनपद, मगध कौन सा महाजनपद? सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। मगध जो है, मगध का राजधानी था कहाँ? गिरिब्रज। गिरिब्रज या राजगिरी मगध का राजधानी था, जो पटना और गया जिला के आसपास है। मगध का राजधानी कहाँ था? राजगिरी या गिरिब्रज। मगध कहाँ था? पटना और गया जिला के आसपास। अगला है वत्स। वत्स जो है, वत्स का राजधानी कहाँ? कौशाम्बी। वत्स का राजधानी पूछेगा कौशाम्बी, और कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के पास। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के पास। अगला है कौशल। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। कौशल का राजधानी है श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी दिया है कहाँ? श्रावस्ती में। कौशल का राजधानी श्रावस्ती, और श्रावस्ती है अवध के पास। कौशल का राजधानी श्रावस्ती, और श्रावस्ती कहाँ है? अवध के पास। अगला है अवंती। अवंती का राजधानी उज्जैनी, और उज्जैनी कहाँ है? मालवा के पास। अवंती का राजधानी उज्जैनी, मालवा के पास। मगध हो जाएगा पटना और गया जिला के पास। वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के पास। कौशल की राजधानी श्रावस्ती अवध के पास, और अवंती का हो जाएगा उज्जैनी कहाँ? मालवा के पास। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध का पहला राजधानी कौन सा था, जिसे राजगिरी या गिरिब्रज कहा गया? मगध का पहला राजधानी था गिरिब्रज या राजगिरी। उसके बाद मगध का राजधानी पहला हो जाएगा कौन सा? राजगिरी या गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो कौन शासक था जिसने पहले राजधानी को कहाँ? राजगिरी से पाटलिपुत्र लाया था? वह था कौन? उदयन। उदयन जो हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने ही मगध साम्राज्य का राजधानी कहाँ? राजगिरी से पाटलिपुत्र लाया था। उदयन ने ही मगध साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र लाया था कहाँ से? राजगिरी से। अगला है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद टोटल कितना है? 16 महाजनपद टोटल कितना है? 16। और 16 महाजनपद जो है ना, इसका सूची कहाँ पे है? वह अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है, और 16 महाजनपद की सूची जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी दिया हुआ है। 16 महाजनपद की सूची बौद्ध ग्रंथ किसमें? अंगुत्तर निकाय में, और 16 महाजनपद की सूची जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में दिया गया है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा कौन था? घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और नंद वंश के स्थान पे मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो जिस समय मगध पे सिकंदर आक्रमण किया था भारत पे, उस समय मगध का शासक हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था उसी बीच में, तो सिकंदर भारत में सफल रहा था आक्रमण करने में। उसके सफलता के कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण था कि भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया था उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, मतलब कोई एक राजा नहीं था जो पूरा भारत को कंट्रोल कर सके। भारत में बहुत अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा थे, यही उसका सबसे मेन कारण था। और अगला था क्या? उसकी सेना भी था क्या? सर्वश्रेष्ठ प्रकार का था। सिकंदर का सेना सर्वश्रेष्ठ प्रकार का था और उसे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला। सिकंदर को सबसे पहले किसने सहयोग किया था? वह आम्बिक ने किया था। आम्बिक ने सिकंदर का सहयोग किया था। तो सिकंदर की सफलता का कारण क्या हो जाएगा? भारत में उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, सिकंदर का सेना श्रेष्ठ प्रकार का था, उसे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। सिकंदर क्या था? अच्छा एक प्रशासक भी था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जैसे ऑप्शन में क्या? प्रद्योत। प्रद्योत राजा है तो कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत जो था राजा था कहाँ का? अवंती का। प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। अगला है उदयन। उदयन कहाँ का राजा था? तो उदयन अजात शत्रु का पुत्र था जो मगध का ही शासक था। मगध की स्थापना भी किया था, राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। कौन? उदयन ने। अगला है परसेनजीत। परसेनजीत कहाँ का था? तो कौशल नरेश परसेनजीत था। कौशल नरेश था कौन? परसेनजीत। कौशल नरेश था परसेनजीत। अगला है अजातशत्रु। अजातशत्रु कहाँ का था? मगध का। तो इसमें भी यही हो जाएगा, अजातशत्रु कहाँ का शासक था? मगध का ही शासक था। इसका शायद ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो प्रद्योत कहाँ का हो जाएगा? अवंती का। उदयन अजातशत्रु का ही पुत्र था उदयन, तो अजातशत्रु मगध का होगा। उदयन भी कहाँ हो जाएगा? मगध का ही शासक हो जाएगा। और उदयन ने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। परसेनजीत कहाँ का हो जाएगा? कौशल नरेश परसेनजीत था। कौशल नरेश परसेनजीत। अगला क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया था। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया था कहाँ? कलिंग में। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया कहाँ? कलिंग में। नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदा गया था? कलिंग में। अगला क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। तो प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ईरानी। और पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? वह शासक था डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह था डेरियस। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला है मगध के राजा अजातशत्रु। अजातशत्रु का सदैव किस राज्य के साथ युद्ध हुआ? मगध के राजा अजातशत्रु का हमेशा युद्ध होते रहता है। किसके साथ? वैशाली के साथ। और वैशाली में कौन सा गणराज था? वज्जी। वज्जी गणराज, वज्जी संघ था वैशाली। वज्जी संघ वैशाली। अजातशत्रु का हमेशा युद्ध होते रहता था किसके साथ? वैशाली के साथ। अजातशत्रु मगध शासक अजातशत्रु का हमेशा युद्ध होते रहता था किसके साथ? वैशाली के साथ। अजातशत्रु हो जाए किसके साथ? तो वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल क्या था? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था। और महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया। तो मगध शासक अजातशत्रु का युद्ध हमेशा होते रहता था किसके साथ? वैशाली के साथ। वज्जी संघ था वैशाली में, वज्जी गणराज वैशाली में। उस युद्ध में अजातशत्रु ने एक गुप्त हथियार प्रयोग किया था, उसका नाम क्या था? रथमूसल और महाशिलाकंटक। रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु। किसके खिलाफ किया था? वैशाली में
वज्जी गणराज्य के खिलाफ। रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था कौन? अजातशत्रु। किसके खिलाफ किया था? तो वो क्या था? वज्जी संघ वैशाली के खिलाफ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश के संस्थापक थे कौन? महापद्म नंद। महापद्म नंद हो जाएगा नंद वंश के संस्थापक, और अंतिम शासक हो जाएगा घनानंद। नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, और अंतिम शासक घनानंद। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और नंद वंश के स्थान पे मौर्य वंश का शासन मगध पे प्रारंभ हुआ था। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्का का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ था। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। कौन सा है? अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार और तीसरा प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन राजा था? पहला है कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। और दूसरा बिंदुसार। बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं थे। बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। बिंदुसार किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। और अजातशत्रु थे हर्यक वंश के। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। और प्रसेनजित कहाँ के थे? प्रसेनजित भी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध के समकालीन हो जाएगा कौन? अजातशत्रु और प्रसेनजित। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का कारण क्या था? तो 6ठी सदी के दौरान क्या होता था? बड़े बड़े राज्य का उदय हुआ। क्यों उदय हुआ? तो उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग होने लगा था। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य का उदय हुआ। क्यों हुआ? तो उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग होने लगा था। मगध सम्राट कौन? बिंबिसार। मगध सम्राट बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे, संस्थापक थे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। मगध सम्राट कौन? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के चिकित्सा के लिए भेजा था? वह था अवंती। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था कौन? शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग, और शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? तो अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। अंग का राजधानी था चंपा। अंग का राजधानी कहाँ? चंपा। अंग को अपने राज्य में मिलाया था कौन? बिंबिसार। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन? बिंबिसार। हर्यक वंश के बिंबिसार ने अंग राज्य का विलय अपने मगध साम्राज्य में कर लिया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में किया, और अवंती को जीतकर अपने राज्य में बनाया था कौन? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने किसको मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया था? तो शिशुनाग किसको? अवंती को मिलाया था। और वत्स की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी था। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। शिशुनाग ने अवंती और वत्स दोनों को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और किसे नहीं मिलाया था? वो हो जाएगा काशी। काशी को शिशुनाग ने नहीं मिलाया था। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था किसने? अजातशत्रु। काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिलाया कौन? अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिलाया था कौन? अजातशत्रु। याद रखिएगा, काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिलाया अजातशत्रु। यहाँ से एक बार फिर देखिए, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था कौन? शिशुनाग। और अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया था बिंबिसार। और शिशुनाग ने अवंती और वत्स दोनों को मिलाया। और काशी और लिच्छवी को मिलाया कौन? अजातशत्रु। काशी और लिच्छवी को किसने मिलाया? अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो
तो मगध साम्राज्य के बारे में कहा है कि कौन सही नहीं है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पुराण एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। तो पुराण ऐसे तो मगध साम्राज्य की स्थापना इतिहास में सबसे पहले किसका है, तो हर्यक वंश का, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। लेकिन पुराण और महाकाव्य के अनुसार देखते हैं तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, बृहद्रथ ने। तो ये क्या है, सही है। पुराण और महाकाव्य में लिखा गया है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया है, बृहद्रथ ने किया है। अगला महापद्म नंद, महापद्म नंद किसका, नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक एवं इकराट की उपाधि धारण किया। महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था और महापद्म नंद ने उपाधि धारण किया था किसका, सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक मतलब होता है क्या, क्षत्रियों का नाश करने वाला या क्षत्रियों का अंत करने वाला। महापद्म नंद एक निम्न जाति के थे, इसीलिए उसे क्षत्रिय से दुश्मन था और उसने क्षत्रिय को समाप्त करने के लिए सर्व छत्रांतक का उपाधि धारण किया था। महापद्म नंद ने सर्व छत्रांतक का उपाधि धारण किया और महापद्म नंद ने इकराट का भी उपाधि धारण किया। अगला गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानी बनी। तो इसका 4 राजधानी बना है। गिरिव्रज भी या राजगिरी राजधानी था, पाटलिपुत्र भी राजधानी बना है और मगध का राजधानी कौन, वैशाली भी बाद में राजधानी बना है। तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था। सिकंदर जब आक्रमण किया तो भारत में किस वंश का शासक था, नंद वंश का, और नंद वंश के शासक थे कौन, घनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर रहा था। तो 6ठी सदी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था कौन, मगध। और मगध पे पहला शासक किसने किया था, हर्यक वंश। हर्यक वंश ने मगध पे पहला शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो कौन कौन है, नीचे दिए गए ऑप्शन 5 भारत पर ईरानी आक्रमण, ईरान ने भारत पर आक्रमण किया था, इसके प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ईरानी ने जब भारत पे आक्रमण किया तो क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव क्या, खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। खरोष्ठी लिपि जो मेन रूप से पश्चिमी भारत, यानी पश्चिमी भारत उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा था, तो खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान अफगानिस्तान में चलता था उस समय। लेकिन जब ईरानी ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में भी खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। जब भारत पर ईरानी ने आक्रमण किया तो भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। और दूसरा क्या हुआ, तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का भी प्रचार हुआ। अभिलेख होता है मतलब कहीं भी कोई कुछ बात को लिखा रखा जाता था, जैसे किसी स्तंभ पे लिख के रखा जाता था स्तंभ लेख, किसी शिला पे यानी पत्थर पे लिख के कोई बात लिखा जाता था राजा के द्वारा, उसे शिलालेख, और किसी गुफा के अंदर लिखा जाता था उसे गुहा लेख कहा गया है। तो जब ईरानी भारत पे आक्रमण किया तो उसने अभिलेख लिखने की कला का भी प्रचार हुआ था। वहीं से ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार ईरानियों का क्या हुआ, तो क्षत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ। ईरानियों के क्षत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ईरानी का भारत में आक्रमण से ही घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ और स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति किया गया। स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति किया गया है। तो भारत पर ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव हुए, तो पहला हुआ क्या, तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। भारत में पहला क्या हुआ, तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। दूसरा अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ। तीसरा ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ। चौथा घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। और पांचवा स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति किया गया। अगला, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो भारत में जब सिकंदर आक्रमण किया था उसमें क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। भारत पर जब सिकंदर आक्रमण किया
सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का। और दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन बना था? यूनानी। तो भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो क्या हुआ उससे? तो भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट संपर्क स्थापित हुआ। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इस आक्रमण से क्या हुआ था? तो भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग खुल गया। इससे क्या हुआ? आक्रमण से, यूनानी के आक्रमण से भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग खुल गया। कहाँ? पश्चिमोत्तर भारत में। सिकंदर अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। सिकंदर जो थे अपने उपनिवेश की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया नहीं, उसने भारत को यूनान का रियासत नहीं बनाया था, केवल आक्रमण किया था, लेकिन वह भारत को यूनान का रियासत बनाने में सफल नहीं हुआ। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। और अगला क्या हुआ? तो पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। सिकंदर अपने उपनिवेश को स्थापना के लिए उत्तरदायी था, लेकिन उसने भारत को यूनान का रियासत बनाने में सफल नहीं रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ नहीं था? तो वह मगध में। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था। मगध में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। मतलब राजा होता था और उसके पुत्र ही, उसका उत्तराधिकारी ही राजा बनता था। और कहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था? वह था कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी। यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, लेकिन मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था। अभी वर्तमान भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है? तो भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वर्तमान में है। निम्नलिखित में से सेनिया का मतलब क्या है? नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले को क्या कहा गया? सेनिया। नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले को सेनिया कहा गया। तो निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया कहा जाता था बिम्बिसार को। बिम्बिसार हर्यक वंश के संस्थापक था। बिम्बिसार हर्यक वंश के संस्थापक था। बिम्बिसार जो थे नियमित और अस्थायी सेना रखता था। बिम्बिसार नियमित और अस्थायी सेना रखता था। इसी कारण बिम्बिसार को क्या कहा गया? सेनिया कहा गया। बिम्बिसार को क्या कहा गया? सेनिया। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन कहा गया है किसे? महापद्म नंद को। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया। और महापद्म नंद ने उपाधि कौन सा धारण किया? वह था सर्व छत्रांतक और एकराट की उपाधि। महापद्म नंद ने सर्व छत्रांतक और एकराट की उपाधि धारण किया। महापद्म नंद को उग्रसेन, जिसका मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था। अगला है डेरियस। ईरान का शासक था डेरियस। ईरान का शासक डेरियस, इसे दायबाहु प्रथम भी कहा गया। डेरियस या दायबाहु प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया था। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो डेरियस प्रथम ने सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का यानी फारस का 20वां प्रांत बनाया था। और उससे उसको कितना टैक्स मिलता था? तो टैक्स मिलता था 360 टैलेंट। डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बना था। और उससे डेरियस प्रथम को 360 टैलेंट का राजस्व प्राप्त होता था। डेरियस प्रथम को कितना राजस्व मिलता था? 360 टैलेंट का। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर जब भारत आया था तो अपने साथ इतिहासकार को भी लाया था। कौन? वह था निर्याकस, अनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। सिकंदर के साथ भारत आने वाला कौन कौन था? निर्याकस, एनासिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। निर्याकस, एनासिक्रेटस और अरिस्टोबुलस तीनों
सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था। तो पूछेगा सिकंदर के साथ भारत आने वाला कौन कौन था? निरियाकस, एनासिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ऑप्शन डी में क्या? हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था। इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? हेरोडोटस को। तो सिकंदर के साथ भारत कौन आया था? निरियाकस, एनासिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। महाजनपद काल में जो श्रेणी होते थे उसके संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। अगला है गृहपति का अर्थ। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। गृहपति का क्या अर्थ होता है? धनी किसान। गृहपति का क्या अर्थ होता है? धनी किसान। गृहपति का मतलब क्या था? धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने के लिए। जैसे अष्टकूलक। अष्टकूलक क्या था? तो अष्टकूलक जो है ना परामर्श परामर्श देने वाला एक संस्था था। अष्टकूलक क्या था? परामर्श देता था। परामर्शदायी संस्था था अष्टकूलक। और महामात्र महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। अष्टकूलक परामर्श देने वाली एक संस्था था जिसमें टोटल 8 लोग थे। तो अष्टकूलक कहा गया। अष्टकूलक क्या हो जाएगा? परामर्श देने वाली संस्था। महामात्र महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी महामात्र होते थे। बलि साधक। बलि साधक जो था किसान से कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। बलि साधक किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। बलि साधक कौन होता था? वह किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। बलि साधक कौन होता था? किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी। और शौल्किक या शुल्काध्यक्ष ये होता था शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी। शिल्पी व व्यापारी से शुल्क या जो चुंगी वसूल करता था उसे शौल्किक कहा गया, शुल्काध्यक्ष। तो अष्टकूलक हो जाएगा परामर्श देने वाली संस्था। महामात्र हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक जो किसान से कर वसूल करने वाला अधिकारी को बलि साधक। और शिल्पी और व्यापारी से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला को शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहा गया। मगध के किस शासक ने कहाँ से एक क्वेश्चन है अगला। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो मगध के शासक थे कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे अजातशत्रु राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। और अजातशत्रु का हत्या कर दिया कौन? उदयन। अजातशत्रु का हत्या कौन कर दिया? इसी का पुत्र उदयन। याद रखिए मगध शासक कौन? बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। क्यों? राजा बनने के लिए। और अजातशत्रु का हत्या उसी के पुत्र कौन? उदयन ने कर दिया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था गंगा और सोन नदी के तट पे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया? विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ? विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? वैशाली। और वैशाली में किसने स्थापित किया? लिच्छवियों ने। विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ? वैशाली। और वैशाली में किसने स्थापित किया? लिच्छवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र पूछा जाता है वैशाली, किसने स्थापित किया? लिच्छवी ने। अगला है महाजनपद और उसका राजधानी के बारे में मिलान करने के लिए। तो कुरु का राजधानी कहाँ है? कुरु का राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी कहाँ हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। और पंचाल का राजधानी अहिछत्र। पंचाल का राजधानी अहिछत्र। पंचाल का राजधानी अहिछत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती, जिसे साकेत कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी हो जाएगा कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। और पंचाल हो जाएगा अहिछत्र। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो बौद्ध ग्रंथ कौन है? अंगुत्तर निकाय।
अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य का राजधानी कौन कौन रहा है? तो राजगीर या गिरिब्रज या पाटलिपुत्र या वैशाली। राजगीर भी रहा, पाटलिपुत्र भी रहा और वैशाली भी रहा है मगध साम्राज्य का राजधानी। लेकिन कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा कभी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा। तो हमारा आज का ये लेक्चर महाजनपद काल कंप्लीट होता है। बाकी आगे हमारा है कौन सा, तो अगला लेक्चर में हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों।